देहरादून लखनऊ रूट पर दौड़ेगी वंदे भारत। पीएम मोदी ने किया वर्चुअली शुभारंभ। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। देश में सीएए लागू होने पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएए केंद्र सरकार का ऐतिहासिक निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का जताया आभार। देहरादून में पशुपालन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आंचल शहद का किया शुभारंभ। लाभार्थियों को किए चेक वितरित। सोमवार को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई दूसरी बैठक। आज बीजेपी जारी कर सकती है दूसरी लिस्ट। उत्तराखंड की 2 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान संभव। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक कर लेते हैं खास खबर की ओर, जहां देहरादून से लखनऊ के लिए नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत को रवाना किया। इस दौरान देहरादून रेलवे स्टेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। यात्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम धामी का आभार जताया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए स्टेशन पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार। देखिए, देहरादून से खबर बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम ने आम सभा को भी इस दौरान संबोधित किया है वर्चुअली माध्यम से। सीएम धामी ने आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा जीत की तैयारियों में जुट गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 17 मार्च तक प्रदेश के सभी विधानसभाओं में चुनाव प्रबंधन समिति और चुनाव टोली की बैठक आयोजित की जाएगी। उनका कहना है कि 5 लोकसभा सीटों को लेकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। विधानसभा स्तर की चुनाव समिति और चुनाव टोली को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी बैठक की जा रही है। उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर एक बार फिर जीतेगी और प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएगी। कि चुनाव टोली और प्रबंधन समिति की बैठक हमारी हो चुकी है, लोकसभा के स्तर की भी हो चुकी है। अब हमारी विधानसभा स्तर की जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जो विधानसभा की कोर टोली है उसकी बैठक के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी उन बैठकों को ले जाएंगे। 17 तारीख तक हमारी ये बैठकें सब स्थानों पर, सब विधानसभा पूर्ण हो जाएंगी। उसके बाद हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर हमने कार्यक्रम रचना बनाई है। शक्ति केंद्रों में हमारे बूथ की जो 11 की टोली है उसकी शक्ति केंद्र में उनको बुलाया गया। 5 बूथ हैं तो 55 लोग आएंगे। इस प्रकार शक्ति केंद्र की बैठक और उसमें एक प्रकार से आगामी दिनों के अंदर बूथ के करने कार्य उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। 18 से 21 ये 3 दिन में हम शक्ति बैठक करें। बड़ी संख्या हमारे जो टोली के लोग हैं, प्रबंध समिति के लोग हैं, उनको हम शक्ति केंद्र तक। देहरादून में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना अंतर्गत लाभार्थियों को ट्रैक वितरित किए और आंचल शहद का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने बीजेपी सरकार के किए गए विकास कार्यों को भी जनता के सामने रखा।
जो एक संकल्प है विकसित भारत का संकल्प, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के आप सब सहयात्री बन रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं और जो गंतव्य तक की हमारी यात्रा है, उस यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, किसान और पशुपालक ये किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए, किसी समाज के लिए ये बहुत बड़ा फाउंडेशन होते हैं, ये बहुत बड़ी नींव होते हैं, किसी देश की मजबूती का बहुत बड़ा आधार होते हैं। अभी भाई सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से कह रहे थे कि 2.5% उत्तराखंड की जीएसडीपी में हमारे इन्हीं किसान भाइयों का योगदान है और हमने भी जो अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है उसको जो दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य तभी हमारा सफल होगा, तभी हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है दुगनी होगी, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हर विभाग आगे बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आज से 2 दिन पहले हमने उत्तराखंड में राज्य की तरफ से और केंद्र सरकार के सहयोग से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और एक ही दिन में, एक ही समय में 8,275 करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है, जो हमने 15% का जो जीएसडीपी का प्रत्येक वर्ष बढ़ाने का जो लक्ष्य लिया है, उस लक्ष्य के सापेक्ष हम 13% तक पहुंच गए हैं। और राज्य के अंदर जो हमारी जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी का जो संग्रहण है, वो जीएसटी का संग्रहण का भी हमने एक लक्ष्य लिया था, क्योंकि भारत सरकार की नई जीएसटी नीति आने के बाद बहुत सारी जो ग्रांट हमको केंद्र से मिलती थी, वो चूंकि एक समान मात्रा में हमारे लिए कम होने लगी, तो हमने तय किया कि इसकी भरपाई हम राज्य के अंदर से करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले वर्ष 23% जो है जीएसटी में बढ़ोतरी की है, जीएसटी के संग्रहण में। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष जो हम एक बड़ा ऋण अपने राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, विकास योजनाओं के लिए लेते थे, वह भी इस वर्ष हमने न्यूनतम लिया है, माने सबसे कम लिया है। और लगातार राज्य की जो प्रगति है वो आप सब लोग देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत हमेशा से रहा है अंत्योदय का सिद्धांत, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे और योजनाएं ऐसी बने जिससे वास्तव में उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे जिनको उन योजनाओं की आवश्यकता हो। तो सतत विकास लक्ष्य को लेकर इस वित्तीय वर्ष में देहरादून जनपद का अव्वल रहना मुश्किल माना जा रहा है। बीते वित्तीय वर्ष में देहरादून जनपद दूसरे स्थान पर आया था और नैनीताल जनपद अव्वल रहा था। इसके बाद अब देहरादून का पहला स्थान प्राप्त करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। इस बात को लेकर देहरादून के मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने कहा कि जनपद में स्टाफ की कमी, जनपद स्तरीय अधिकारियों की तैनाती न होना और इसके अलावा वीवीआईपी प्रोटोकॉल में अधिकारियों का तैनात रहना जैसी चुनौतियां आती है। इन चुनौतियों के बावजूद हमारी तरफ से यह निरंतर प्रयास रहता है कि जनपद की रैंकिंग पहले स्थान पर आए। इसके लिए किसी विभाग में कोई कमी परिलक्षित हो रही है तो उसकी समीक्षा कर उसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया जाता है। जनरली फर्स्ट या सेकंड नंबर पे ही रहता है और कई इस तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे यहाँ पे स्टाफ की कमी है, कुछ जनपद स्तरीय अधिकारी भी पोस्टेड नहीं है। इसके अलावा अधिकांश समय वीवीआईपी प्रोटोकॉल आदि कार्य में भी अधिकारी व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार समीक्षा करते रहते हैं और ये निरंतर प्रयास करते हैं कि जनपद की रैंकिंग जो है वो प्रथम स्थान या तक भी पहुंचे। तो इसके लिए जहाँ जिन जिन विभागों में कहीं पे हमें लग रहा है कोई कमी परिलक्षित हो रही है, उसकी समीक्षा करके उसकी प्रतिपूर्ति करने का प्रयास। तो हिमाचल के 2 भाई अपनी मां को उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा और तीर्थ यात्रा पर लेकर निकले हैं। चलने में असमर्थ मां को श्रवण कुमार की तरह कंधे पर लेकर निकले हैं। दोनों भाई धर्म नगरी हरिद्वार भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मां राजेश्वरी को मनसा देवी मंदिर समेत कई तीर्थों के दर्शन कराए। हरिद्वार में दर्शन के बाद दोनों भाई 4 धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। हिमाचल के बद्दी से आए तेजपाल के अनुसार वे 6 महीने तक इसी तरह पैदल यात्रा करेंगे और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने के लिए भी जाएंगे।
और तहसील बद्दी से आए हैं और हम अपनी माता को श्रवण यात्रा करवा रहे हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को अपने कंधों के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, उनको समझाना है कि वो हमारा सनातन धर्म ना छोड़ें, अपने सनातन धर्म में ही। लखनऊ और देहरादून के बीच वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई और ट्रेन का शुभारंभ किया। सप्ताह में 6 दिन चलने वाली लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 20 मिनट में यहां सफर पूरा करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में एक से बढ़कर एक सौगातें दी है। लगातार विकास की रेल पटरियों पर दौड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूँ। देहरादून के सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कैबिनेट ने सहमति दी। बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा जो मौजूद रहे। बैठक में शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त करने पर कैबिनेट ने फैसला लिया। इसके अलावा हरिद्वार और हर्रावाला के नए अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने सहित 10 बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन के संबंध में था, तो इसको आज नियोजन विभाग के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सेवा क्षेत्र के हमारे जो उद्योग लगने होते हैं उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ये यूआईडीबी के द्वारा इसको संचालित किया जाएगा और 31 दिसंबर 2030 तक की ये नीति इसमें वैलिड रहेगी। इसमें कई फोकस एरिया हैं, जैसे स्वास्थ्य है, वेलनेस है, पारंपरिक चिकित्सा है, शिक्षा है, फिल्म मीडिया है, मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डेटा सेंटर, कौशल विकास। ये इसमें मुख्य इसमें क्षेत्र हैं जिनमें फोकस किया जाएगा। इसमें जो निवेश की जो सीमा है, न्यूनतम सीमा, वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि मैदानी क्षेत्रों में 5 वर्षों में 100 करोड़ से अधिक का और पर्वतीय क्षेत्रों में 50 करोड़ से अधिक तक के जो प्रोजेक्ट होंगे वो इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो सब्सिडी की कुल जो सीमा है वो कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ रुपए जो भी कम हो वो आपका इसमें रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री उत्तराखंड अभियान को साकार करते हुए राज्य में एनटीएफ द्वारा 1 करोड़ 10 लाख कीमत के स्मैक बरामद किए गए हैं। एसटीएफ एएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि एसटीएफ की एनटीएफ टीम ने हरिद्वार क्षेत्र से अभियुक्त को गिरफ्तार किया। वहीं मौके से एक अन्य अभियुक्त सलमान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। अभियुक्त में से जब टीम ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह बरामद स्मैक बरेली से उत्तर प्रदेश में लेकर जा रहा था। इस काम के लिए पूरी टीम को 10,000 रुपए नकद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत एएनटीएफ के द्वारा समय समय पर प्रभावी कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसी क्रम में कल एक तस्कर जो बरेली का रहने वाला है कासिम, थाना मंगलौर क्षेत्र हरिद्वार जनपद में 1 किलो 110 ग्राम स्मैक लेकर आ रहा था और हमारी एएनटीएफ की टीम के द्वारा
उसकी गिरफ्तारी की गई है और ये बहुत बड़ी रिकवरी है और इस पर लगातार हमारी प्रभावी नज़र है कि लगातार हम इस पर कठोर कार्रवाई करें और तस्करों को गिरफ्तार करें। इस स्मैक की कीमत जो हमारे मार्केट में 1 करोड़ से ऊपर की लगभग होगी और इससे संबंधित जो भी लोग जो यहाँ पर नशा बेच रहे हैं और भेज रहे हैं इस तरह से, तो उनके विरुद्ध हम प्रभावी कार्रवाई करें। लोकसभा चुनावों से पहले दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष यूनुस चौधरी और कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री शांति रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। आम आदमी पार्टी के पूर्व अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष यूनुस चौधरी ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि वह देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं। साथ ही जिस तरीके से भाजपा के राज में प्रदेश में चौमुखी विकास हुआ है उससे भी वह प्रभावित हुए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि टिहरी और पौड़ी लोकसभा के बाद भाजपा का ध्यान अल्मोड़ा और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर है और मतदान से ठीक 1 दिन पहले तक भाजपा का सदस्यता अभियान चलने वाला है। विषय मेरे लिए आज कि मैं आज एक छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मैंने ग्रहण करी है और हमारे तमाम साथियों ने सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ जसपुर, काशीपुर, रुद्रपुर से आए सभी साथियों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का, सम्मानित हमारे प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय धामी जी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रदेश में चहुमुखी विकास और देश में चहुमुखी विकास भारतीय जनता पार्टी ने सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास का नारा लगाते हुए जिस तरह से इस देश में विकास हुआ और जिस तरह से आज विकास की गति बढ़ी हुई है और सबसे ज्यादा प्रभावित में हुआ G20 से। जो G20 हमारे देश में हुआ, तमाम विश्व के लोग हमारे देश में आए, हमारे भारत में आए और उन्होंने भी माना कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में जिस तरह से हमारे देश में बहुत तेजी से काम हुए हैं, उन सब से प्रभावित होकर मैंने बीजेपी की सदस्य आज ज्वाइन की है। देखिए, पौड़ी लोकसभा, टिहरी लोकसभा के बाद हमारा ध्यान अब अल्मोड़ा, नैनीताल लोकसभा पर बढ़ा है और आज बड़ी संख्या में वहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लीडर थे, अनेकों दलों के लीडर थे, वो हमारे साथ जुड़े हैं और ये कुनवा बढ़ता चला जाएगा। मतदान से 1 दिन पहले तक हम अनेकों लोगों को जोड़ेंगे, सबके दरवाजे खुले हुए हैं, बड़ी संख्या में बातचीत हो रही है। संख्या हमारी अब लगभग, आज तो मैं कहूँगा अब 11,000 क्रॉस कर जाएगी, तो दूसरे दलों के लोगों का जोड़ने का क्रम लगातार चलता रहेगा। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। हरक सिंह रावत को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उड़ीसा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। हरक सिंह हरिद्वार से टिकट के दावेदारों में शुमार थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद माना जा रहा है कि हरक अब चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हरक सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को भी गंभीर संकट में डाल दिया था। अब हरक सिंह को ओडिशा शिफ्ट करने के बाद हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम हरीश रावत का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कांग्रेस ने उत्तराखंड में अभी होने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। वहीं ईडी व सीबीआई से घिरे हरक सिंह को कांग्रेस हाईकमान ने ऑक्सीजन देने का काम किया है। हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक सीनियर नेता हैं। वो कई बार एमएलए रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और अभी हरिद्वार से लोकसभा की तैयारी भी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है चुनाव से ठीक पहले जिस तरह कांग्रेस ने उनको उड़ीसा में भेज दिया है, मुझे लगता है कांग्रेस भी उनको सीरियस नहीं ले रही है और जिस तरीके से उनके ऊपर सीबीआई का, ईडी का मुकदमा चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत का राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर है और ये हरक सिंह जी को भी सोचना चाहिए कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने उन्हें उड़ीसा क्यों भेज दिया, किस कारण से भेजा, और मुझे ऐसा लगता है उत्तराखंड में अब हरक सिंह रावत की पारी समाप्ति की ओर है।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, यह प्रयास धीरे धीरे धरातल पर उतरने लगा है। आपको बता दें कि देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और उन्होंने विभिन्न विभागों और पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। हमने 2021 में खेल नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में जो हमारे पदक विजेता खिलाड़ी थे, उनको आउट ऑफ टर्न जो नौकरी देने का हमने वायदा किया था, आज उसको हम उस वायदे को धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। इसके साथ ही हमने तय किया कि युवा जो है खेल की दुनिया में जो उत्तराखंड का नाम रोशन करेगा, उसकी भी हम हौसला अफजाई करेंगे, उनको सरकारी नौकरी देंगे। आप सभी जानते हैं कि ये बहुत लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी और लंबे समय से हम सब महसूस करते थे कि इसको खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसको दिया जाए। पहले हो जाता तो और सब लोगों को मौका मिल गया होता और पहले अवसर मिल गया होता। पहले के समय में इस प्रकार का एक वातावरण नहीं था कि खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया जाए, बल्कि खिलाड़ियों को हमेशा टरकाने का काम, उनको हमेशा कहीं ना कहीं टालने का काम हुआ। उत्तराखंड में भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों तक अपनी पहुंच बनाकर उनको अपने पक्ष में करने की रणनीति पर कार्य कर रही है। लाभार्थी संपर्क अभियान के संयोजक और वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने बताया कि यह अभियान चुनाव प्रचार के अंतिम दौर तक जारी रहेगा। इसके लिए पार्टी ने अपने लगभग 25,000 कार्यकर्ताओं को लोगों से संपर्क बनाने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। जनता पार्टी का नारी शक्ति बंधन के बाद यह लाभार्थी संपर्क अभियान एक अभियान के क्रम में अंतिम कार्यक्रम है। इसके बाद अभी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक स्ट्रक्चर्स को मजबूत कर रही है, खड़ा कर रही है। अभी हम विधानसभाओं के कार्यालय लगातार खोल रहे हैं। हमारे लोकसभा के कार्यालय खुल चुके हैं, वहां पर सही प्रकार से कार्य संचालन हो। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम तरह के जो विषय हैं, चाहे वो कार्यालय प्रबंधन के विषय हो, चाहे वो चुनाव प्रबंधन के विषय हो, चाहे वो बूथ प्रबंधन के विषय हो, चाहे वो साहित्य प्रबंधन का विषय हो, चाहे वो कॉल सेंटर के विषय हो, चाहे लीगल मामलों के विषय हो, इन तमाम 30-32 प्रकार के जो विषय रहते हैं हर लोकसभा के चुनाव में, उन सब विषयों के जानकार कार्यकर्ताओं को उन पर बैठाया जा रहा है। एक बड़ी जनसभाओं की रचना हो रही है। रैलियां किस प्रकार से होंगी, नुक्कड़ सभाएं किस प्रकार से होंगी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।